हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हम लोग ट्राइंगल लॉ के बारे में बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात करेंगे और पॉलीगन लॉ के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी बॉडी पर कोई दो फोर्स लग रहा है और बॉडी पर कहीं भी लग रहा है तो उसमें हम लोग ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे। अगर किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है और एक ही पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या एक ही पॉइंट पर आके मिल रहा है तो वहां पर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। और अगर किसी बॉडी पर दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहा है या वेक्टर लग रहा है तो वहां पर हम लोग पॉलीगन लॉ यूज करेंगे। जनरली आपको बताया हूं कि लॉ ऑफ वेक्टर में हम वेक्टर को फोर्स कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मेनली हम लोग को जो पढ़ाई करना है वो वेक्टर में फोर्स ही करना है। इसलिए हम कहीं कहीं आपको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन और वेक्टर में हम लोग फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो जिसमें ट्राइंगल लॉ का बात हुआ तो ट्राइंगल लॉ में क्या होगा, बॉडी को कंसीडर कीजिए और बॉडी पर कहीं भी दो फोर्स लग रहा हो। ठीक है, पर अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को कंसीडर करेंगे तो ये देखिए, ये बॉडी है और मान लेते हैं कि इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है। एक फोर्स आपका F1 लग रहा है और दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, पर आप नोटिस कर रहे हैं कि एक ही पॉइंट से लग रहा है। तो अगर किसी बॉडी पर एक ही पॉइंट पर दो फोर्स लगेगा तो वहां पर हम लोग पैरेललोग्राम का यूज करेंगे और बॉडी पर कहीं भी दो फोर्स लग रहा है तो वहां पर हम लोग ट्राइंगल लॉ। तो आई थिंक आपको ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में अब डिफरेंस समझ में आ गया कि कब ट्राइंगल लॉ यूज करेंगे, कब पैरेललोग्राम यूज करेंगे। और बॉडी पर अगर दो से ज्यादा फोर्स लगेगा, मान लीजिए ये बॉडी है, एक फोर्स यहाँ F1 लगा, दूसरा फोर्स F2 लगा, तीसरा फोर्स F3 लगा, चौथा फोर्स F4 लगा, तो बॉडी पर एक साथ अगर बहुत सारा फोर्सेस लगेगा तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, पॉलीगन लॉ करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइंगल लॉ किसको कहते हैं। तो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, फिगर को अच्छे से समझ में आना आपको चाहिए। कह रहा है कि इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मतलब इफ टू फोर्सेस, और फोर्सेस का मतलब यहां क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो इफ टू फोर्सेस और वेक्टर आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी पर कोई दो फोर्सेस लग रहा है तो हर फोर्स का हम लोग रिप्रेजेंटेशन सीखे थे कि फोर्स को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो का ये भाग को हम लोग टेल कहते हैं और ये वाले भाग को हम लोग हेड कहते हैं। तो अगर किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहा है तो हम उसको टेल हेड के रूल से इस तरह से जोड़ेंगे कि किसी एक वेक्टर का जो टेल है वो पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हो जाए, कॉन्साइड कर जाए। और जब हम लोग उसके साइड को क्लोज करेंगे इनिशियल से फाइनल तो हमको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो ट्राइंगल बना के अगर किसी दो फोर्स का रिजल्ट निकाला जाए तो ऐसे लॉ को ट्राइंगल लॉ कहेंगे। क्या डिफिनेशन कह रहा है, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, सामने दिख रहा है कि किसी बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे ही फोर्स लगेगा कि किसी भी तरह से लग सकता है। तो देखिए, आप बॉडी पर किसी भी तरह का दो फोर्स लगाइए। हम लोग एक नॉर्मल केस मान के चल रहे हैं जिसमें आपको हमको समझाने में काफी आसानी होगा, तो हम इस तरह के फोर्स को कंसिडर कर लिए। अदरवाइज और भी डिफरेंट टाइप का फोर्सेस लग सकता हो सकता है इधर से लगे कहीं से भी लगे, पर जब पढ़ाना हो समझाना हो तो सिंपल एग्जांपल लिया जाता है। तो मान लेते हैं कि किसी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन दे आर ज्वाइंड बाय टेल हेड रूल। तो इसको कैसे करेंगे, टेल हेड के रूल से ज्वाइन करेंगे। क्या टेल हेड रूल होता है, देन दे आर ज्वाइंड बाय टेल हेड रूल इन सच ए वे दैट द टेल ऑफ एनी वेक्टर coincide मतलब join with the head of another vector and when we closing its side from initial point to final point we get the resultant। ठीक है, so a process by which resultant is calculated by the help of triangle is known as triangle law। एकदम हिंदी में समझिए इसको। कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पर कोई दो फोर्स लगे, ठीक है, तो आप किसी एक फोर्स को कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए हम F2 को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला करेंगे क्या, F1 फोर्स को एज इट इज उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं, जो मैग्नीट्यूड है जो डायरेक्शन है उतार दिए। और F2 का जो टेल है वह F1 के हेड के साथ उसको ज्वाइन कर दिए। और जब हम इसके साइड को क्लोज किए इनिशियल से फाइनल, अपोजिट डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल, तो हमको क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। रिजल्टेंट क्या होता है, तो रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स होता है जो बहुत सारे फोर्सेस के इफेक्ट के बराबर होता है।
क्लियर हो गया? तो क्या कहा डिफिनेशन कि इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी देन दे आर ज्वाइंड बाय टेल हेड रूल इन सच ए वे दैट द tail of any vector coincide with the head of another vector, and when we closing its side from initial to final we get the resultant. So a process by which resultant is calculated by the help of triangle is called triangle law. क्लियर एकदम हो गया? अब देखिए, अगर हम ये फोर्स को कंसीडर किए, मतलब वेक्टर को कंसीडर किए, तो इसका टेल है, ये हेड है, और दूसरे वेक्टर का हम जो टेल है वो पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दिए, और जब हम इसके साइड को क्लोज किए तो हमको क्या मिल गया? रिजल्टेंट. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जरूरी थोड़े कि F1 को F2 से ही जोड़े, हम F2 से जोड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं. मान लीजिए इस बार आप F2 को कंसिडर कर ले रहे हैं, तो जैसे है उसी तरह आपको लिख देना, मतलब सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए. ठीक, एकदम इसी तरह उतार दिए यहाँ पर. और ये वाले फोर्स का जो टेल है ये पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ जोड़ दिए, ये देखिए F1. और जब हम इसके साइड को क्लोज किए इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो हमको क्या मिल गया? रिजल्ट मिल गया. तो ट्राइंगल बना के अगर किसी दो वेक्टर का रिजल्ट निकाला जाए तो ऐसे लॉ को क्या कहेंगे? ट्राइंगल लॉ कहेंगे. ठीक है, अब देखिए, जब हम इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब ऊपर में एरो बनाएंगे, तो समझ जाना है ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है. इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी दिखा रहे होंगे और डायरेक्शन भी दिखा रहे होंगे. ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? तो ग्राफिकल मेथड से रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? तो ये लाइन को और ये लाइन को जब हम जोड़े F1 प्लस F2 तो हमको क्या मिल गया? रिजल्ट. अगर इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? ग्राफिकल मेथड. जैसे एग्जांपल से समझाते हैं. मान लीजिए F1 जो है वो 50 न्यूटन है और F2 जो है वो 40 न्यूटन है और एंगल जो है 30 डिग्री है. तो F1 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिए. चूंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा है इसलिए थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा. तो एक सीधा लाइन खींच दिए 5 सेंटीमीटर. दूसरा, यहां पर प्रोटेक्टर रख के 30 डिग्री का एंगल बना के F2 खींच दिए, कितना? 4 सेंटीमीटर का. कोई दिक्कत नहीं. अब हम क्या किए? इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए स्केल से और उसका मेजरमेंट को हम नाप लिए. मान लीजिए इसका रिजल्ट का मेजरमेंट आया 6.2 सेंटीमीटर. आ सकता है, हमको नहीं मालूम है, अप्रोक्स मान रहे हैं कि मान लेते हैं 6.2 सेंटीमीटर आया. तो हम क्या करेंगे? 6.2 गुना 10 कर देंगे तो 62 न्यूटन आ जाएगा. इसका मतलब ग्राफ के मदद से ही रिजल्ट निकाल लिए. तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड. क्लियर हो गया? अब इसी को हम लोग एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करते हैं. एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है फॉर्मूला बेस्ड. ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड में हम लोग क्या करेंगे? सेम चीज, सेम फिगर है. और आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर कोई फोर्स टेढ़ा होगा, इसका मतलब अगर हम इसको एक्स एक्सिस मान लिए और इसको हम वाई एक्सिस मान लिए तो F2 हमको कैसा दिख रहा है? टेढ़ा दिख रहा है, इंक्लाइंड दिख रहा है. तो इसका हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, एक F2 cos थीटा और एक F2 sin थीटा. अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया. तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर. अब नोटिस कर रहे हैं यहां पर हाइपोटेनस मतलब h स्क्वायर के जगह AD है तो AD स्क्वायर, बेस की जगह AC स्क्वायर और हाइट की जगह CD स्क्वायर. कोई दिक्कत नहीं. तो यहां AD की जगह R स्क्वायर लिख दिए और AC में देखिए F1 है और साथ ही साथ F2 cos थीटा, तो यहां पर पुट कर दिए. और हाइट कितना है? F2 sin थीटा, F2 sin थीटा के होल स्क्वायर. अब इसको क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, और ये आपको अलग से हो गया. अब यहां देखिए F2 यहां भी है और F2 यहां भी है, तो F2 कॉमन निकालनी है तो क्या बच गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है. जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए F1 यहां पर, F2 यहां पर और ये वाला टर्म यहां, तो हमको क्या निकल गया? दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकल गया. किस तरह से? फॉर्मूला बेस्ड, जिसको हम लोग एनालिटिकल मेथड कह रहे हैं. कितना? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट. यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं. आपको मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स बनाना है इसी मेथड से बनाना है. ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे और वहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं. यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं. अब इसी में क्या करिए, ये देखिए रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा तो इसको अल्फा कह दिए. तो यहां पर हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो यहां पर हम लिख देंगे tan अल्फा बराबर
देखिए ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा F2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो यहां से क्या होगा, आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो आई होप आपको ट्राइंगल लॉ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और ट्राइंगल लॉ पर बेस्ड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ट्राइंगल लॉ पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, ए मैन वॉक 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट एंड देन टर्न एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड वॉक 10 मीटर। कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन एंड ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कह रहा है कि कोई आदमी जो है वो 10 मीटर ईस्ट की ओर गए। हम लोग सबसे पहला डायरेक्शन को दिखा दिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है इस पॉइंट से स्टार्ट किया है और 10 मीटर जो है ईस्ट की ओर ट्रेवल किया। ठीक है, ईस्ट की ओर 10 मीटर ट्रेवल किया। इसका नाम कुछ हम दे देते हैं O से A। अब कह रहा है यहां से एंड देन टर्न एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब है कि यहां से फिर हम लोग एक्सिस इस तरह से बना लेंगे और ये मेरा ईस्ट हो गया, ये मेरा ईस्ट हो गया और ये मेरा नॉर्थ हो गया। तो कह रहा है कि ईस्ट के रिस्पेक्ट में 30 डिग्री का एंगल बना के नॉर्थ की ओर जा रहा है। इसका मतलब 10 मीटर का एक और डिस्प्लेसमेंट हम लोग ट्रेवल किए हैं ए से बी, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हो गया 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है कि कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन। इसका मतलब ये 10 मीटर जो है ये मैग्नीट्यूड है और ये 10 मीटर मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर नोटेशन में हम लोग आई जे के यूज करते हैं, यहां पर नहीं किया हुआ, इसलिए हम लोग इसको एनालिटिकल मेथड से बनाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। जैसे हम इसको ज्वाइन किए तो हमको क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया। ध्यान दीजिएगा, ये 10 मीटर है और जैसे हम इसको ज्वाइन किए तो हमको क्या मिल गया, रिजल्टेंट मिल गया R। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि OA बराबर यहां पर आपको दे दिया है क्वेश्चन में कितना है, 10 मीटर है, और AB बराबर ये भी क्वेश्चन में दे दिया है 10 मीटर, और हमको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा, 10 कॉस 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, 10 साइन 30 डिग्री। क्लियर एकदम हो गया। तो यहां से रिजल्टेंट का हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो O, इसका कुछ नाम दे दीजिए, ABC, इसको C बोल दीजिए। ठीक है, और ये ईस्ट की ओर है। तो यहां से आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि OC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। OC कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 कॉस 30 का होल स्क्वायर, और प्लस BC कितना हो जाएगा, 10 साइन 30 का होल स्क्वायर। इसको अच्छे से तोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 2 गुना 10 इंटू 10 कॉस 30 डिग्री और प्लस 100 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहां से आप नोटिस कर रहे हैं कि 100 प्लस 100 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और क्या बचा, प्लस 2 गुना 100 और कॉस 30 डिग्री। तो क्लियर हो गया कि यहाँ से 100 प्लस ये 100 हो गया, क्योंकि ये तो पूरा 1 हो गया, और प्लस 2 इंटू 100 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। तो आप नोटिस किए, √2 कट गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 100 प्लस 100 और प्लस 100 √3 आ रहा है। ये क्या निकल गया, R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100 और प्लस 100 √3। अगर यहाँ से हम 100 को कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस 1 प्लस √3 दिखेगा आपको, ये स्क्वायर रूट के अंदर, और 100 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 10, और ये बचा कितना, तो 2 प्लस √3, और ये क्या चीज़ में, अंडर रूट में, अंडर रूट में।
अब इसको कैलकुलेटर की मदद से आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए और यहां से आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से इसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो और यहां से जो वैल्यू आ रहा है 1.93 आ रहा है, ये हो गया 10 इंटू 1.931 और ये आ गया आपका 19.31 मीटर में। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्शन निकालना है, तो रिजल्टेंट इसके साथ एंगल बना रहा है, इसको अल्फा कह देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट यहां से हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर 10 साइन 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 कॉस 30 डिग्री। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फटाफट कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। यहां से वैल्यूज कुछ आ रहा है, ये आपका आ रहा है 0.267। तो यहाँ से अल्फा बराबर tan इनवर्स 0.267 और आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेटर में निकालेंगे शिफ्ट और tan को दाब देंगे। जो एंगल आ रहा है वो अल्फा बराबर 14.94 डिग्री आ रहा है। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फटाफट इसको नोट कीजिए और हम लोग दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P व्हेन देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू P/2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस, दो फोर्स है। मान लेते हैं कि पहला जो फोर्स है F1 उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में P, और दूसरा जो फोर्स है F2 इसका भी वैल्यू दिया हुआ है P। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P व्हेन द रिजल्टेंट इज इक्वल टू, और इसका जो रिजल्ट है वो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, P/2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है एंगल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दो फोर्स का रिजल्टेंट हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़े हैं, R बराबर अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। R का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि P/2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F1 की जगह P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P1 इंटू P2, ठीक है, और इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट में। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे P स्क्वायर, आप 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर P स्क्वायर 2P स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आप नोटिस करेंगे ये वैल्यू आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और ये अंडर रूट में, और ये कितना हो गया P/2। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा P²/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2P स्क्वायर, देख लीजिए, और 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसको इसके डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा P²/4 डिवाइडेड बाय 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। जरा चेक कर लेंगे, अगर किसी तरह का कोई मिस्टेक होगा तो वहाँ पर सुधार लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप नोटिस कर रहे हैं कि P स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया 1/8 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और 1/8 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये वैल्यू आ गया 7/8, क्या चीज़ में, माइनस में, कॉस थीटा। देयरफॉर थीटा बराबर कॉस इनवर्स कितना हो गया, 7/8 हो गया। और यहाँ से आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से फटाफट जो है दो फोर्सेस के बीच के एंगल को निकाल देंगे। वैल्यूज आ रहा है वो थीटा बराबर 151.04 डिग्री आ रहा है, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये भी न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं जिसको आपको बनाना है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देता हूं, थैंक यू।